जन्म एक किताब का लोकार्पण हो, रस्म इजरा हो और उसमें उस पर इतनी गंभीर बातें हो, ऐसी बहुत कम गोष्ठियाँ मैंने अटेंड की हैं। और गोष्ठियाँ मैंने कम नहीं अटेंड की हैं क्योंकि पिछले 40 सालों से कर ही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो इस तौर पर ये बहुत अच्छी बातें इस किताब के बारे में, उस किताब के बारे में, उन चीज़ों के बारे में। समय की सीमा तो सबके साथ है और आज तो खास तौर से है जब राजकीय पगडंडी नगर में पड़ी है और सारा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त कर दिया गया है। सड़कें बंद, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर इसी वजह से आ नहीं सके कि वो घर चले गए। ये लोकतंत्र है। राही मासूम रजा को याद करना इस फैकल्टी के सभागार में, उनके किताब के सिलसिले में एक अच्छा अनुभव है। यहाँ जो ऑडियंस मौजूद है उसमें कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने राही को देखा या राही के वक्त को देखा है। राही की 3 माँओं में से एक माँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थी। उन्होंने अपनी 3 माँओं का जिक्र किया है, एक जन्म देने वाली माँ, एक गंगा और तीसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कलमबद्ध है। इस यूनिवर्सिटी के इसी सभागार में मुझे याद है, और नमिता जी और शाफी साहब, आसिम साहब इसके होंगे, उन्होंने यहाँ पर पहली बार बात की थी कि फिल्म को निसाब में शामिल होना चाहिए। ये अच्छी खुशी की बात है कि कई डिपार्टमेंट्स में, जिसमें हिंदी विभाग भी एक है, उन्होंने अपने कोर्स में उसे शामिल किया है। लेकिन इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राही को शुरू से ही जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनका साहित्य में चर्चा होना चाहिए, उन पर बातचीत की जानी चाहिए, उनसे समझा जाना चाहिए कि उनका शुरू से कंटेंशन था। और ये जो किताब हमारे सामने आज है ये भी एक परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में है। ये लिखी हुई दास्तानों पर किताब नहीं, दास्तान तो कहने की चीज थी। और इस थीसिस में उन्होंने यही दिखाया है कि ये जो दास्तान तिलिस्म मोशरुबा है, जो अनुवाद की और उसकी बात की थी अभी आसिम साहब ने, इस पे है वो पूरा मौजूद। ये अनुवाद तो किसी भी तौर पर इसलिए नहीं है कि अनुवाद जिससे किया जाए वो ओरिजिनल तो अब उपलब्ध ही नहीं है। वो नवल किशोर पैसे जब छपे उस वक्त भी नहीं था। उसका जिक्र मिलता है कि वो अकबर के टाइम में था, कि वो उससे और पहले था, लेकिन वो है कहाँ, वो किसी के पास नहीं। तो दास्तान जो है वो लगातार कही जाने वाली चीज रही है। और जब कही जाने वाली चीज रही है तो अपने समय के हिसाब से वो लगातार जोड़ती रही है। परफॉर्मिंग आर्ट की एक खूबी होती है कि वो अपने वक्त, अपने सामने जो श्रोता दर्शक मौजूद हैं, वो उनकी अभिरुचियों को भी अपनी चीज में शामिल कर देते हैं। राही की कुल चीजें मिलाकर के इतनी है कि जो दास्तान है ये ओरिजिनली अमीर हमजा कहीं की रही हो, लेकिन ये जो दास्तान कहने वाले हैं, ये दास्तान कहने वाले जो अहमद हुसैन और जहां हैं, ये लखनऊ के हैं और इनके सामने सिर्फ लखनऊ और अवध का एरिया है। उन्होंने ये भी साबित किया कहीं घूमे नहीं है, इन्होंने कश्मीर भी नहीं देखा, इन्होंने हिमालय भी नहीं देखा है, इन्होंने और भी नहीं देखा है। इनके जितने भी इसमें वर्णन आते हैं उसमें सब लखनऊ और उसके आसपास का अवध का प्रदेश है इसमें। और इस तौर पर वे साबित करते हैं कि ये जो पूरी दास्तानें हैं ये भारत की उस वक्त तक बनती हुई संस्कृति की हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझ लेना, क्योंकि आज के वक्त में हमसे जब संस्कृति की बात की जा रही है और बहुत लाउड होकर के की जा रही है, तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि संस्कृति होती क्या है। क्या ये कोई अलमारी में रखी हुई कोई पुरानी किताब है जिसको हम झाड़ पोंछ कर जब जरूरत होती है तब निकाल लेते हैं? क्या संस्कृति सिर्फ वो थी जो राम और कृष्ण के वक्त में रही होगी? क्या आज हम बिना संस्कृति के जी रहे हैं? संस्कृति सतत परिवर्तनशील है। भाषा और संस्कृति 2 चीजें हैं जो लगातार बदलती रहती हैं, लगातार बदलती हैं। आज भी हम एक संस्कृति है हमारी, और मुझे कहने में कतई परेशानी नहीं, नौजवान लोगों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि जिस संस्कृति की बात बार बार आपसे की जाती है वो संस्कृति विलुप्त हो चुकी है। भारत की संस्कृति कुछ और है इस वक्त।
वो तमाम जितने जो मूल्य थे वो भी इस समय के साथ साथ हम बदल रहे हैं। ना हमारा पहनावा वो है, अब खान पान भी वो नहीं रह रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है, हमारे सोच विचार भी हो रहा है। आज कबीर की कोई बात, दो हाथ उलीची सयानो काम जैसी बात कोई मानने को तैयार है? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीची यही सयानो काम, यह जब आवे संतोष जन सब जन दूर समान। आज का नौजवान और आज की जो पूंजीवाद है वो हमें सिखाता है डोंट बी संतुष्ट। संतोष करेंगे तो खत्म हो जाएंगे आप। यानी चेंज हो रहा है, ये चेंज लगातार हो रहा है। इसको हिटलर के नस्लवाद के खिलाफ इस प्रदेश के लोगों ने, खासतौर से हिंदी के बहुत सारे विद्वानों ने, हिंदी उर्दू के, उन्होंने इस पर काम किए, जिनमें भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, ऐसे लोग बड़े मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कहा संस्कृति अभिमिश्र नहीं होती, लगातार मिलती जुलती रहती। भगवत शरण उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत तलाश किए। तो ये बात तो पहले से थी कि संस्कृति परिवर्तनशील होती है, लेकिन राही की जो खास बात है, जो उन्होंने इस थीसिस में रखी पहली बार, बाद में उनके पूरे लेखन में दिखाई देती है, वो संस्कृति और धर्म को अलग करते हैं। कहते हैं संस्कृति धर्म तक सीमित नहीं होती। ये कहना भी गलत है कि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। संस्कृति धर्म से नहीं गवर्न होती, वो कहते नहीं है इस बात को, लेकिन आप इससे पूरी किताब को पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है कि संस्कृति ज्योग्राफिकल होती है, एक किसी भूभाग की होती है, जो और लोगों से इनरिच होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन वो उस भूभाग की होती है। और इस तौर पर जब वो इस दास्तान के कहने वालों को और सुनने वालों को सामने रख करके इस दास्तान की स्टडी करते हैं, तो उनके सामने आता है कि ये जो दास्तान कहने वाले हैं, जो दास्तान कह रहे हैं, इसके कैरेक्टरों का नाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये दरअसल अवध की बात कर रहा है, और उनके लिए भारत का मतलब अवध है। उन दास्तान कहने वालों के लिए, राही के लिए नहीं, अवध और उसके आसपास का इलाका है। क्योंकि वो इसमें ये भी साबित करते हैं कि वो जिन जिन जगहों के जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कभी गए नहीं। बड़ा अच्छा काम है ज्योग्राफी के हिसाब से, जिसमें से एक का जिक्र भी इन्होंने किया था आसिम साहब ने, कि वो कहते हैं वो पहाड़ पर चढ़ गया और चढ़ करके उसने नीचे को झांका, तो कौन सा पहाड़ ऐसा है जिसपे चढ़ करके नीचे जाके, तो टीला है जहां से दिखाई दे रहा है, टीले पर चढ़ गए। और उस पहाड़ पर आम के पेड़ थे, कौन सा पहाड़ ऐसा है जिसपे आम के पेड़ थे, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये उन्होंने स्टडी की, पहनावे की, खान पान की, खाने को पेश करने की, जिसके बारे में विस्तार से आसिम साहब कह चुके, उन्होंने दोहराऊंगा नहीं। रोशन चौकी का जिक्र करते हैं। अभी रोशन चौकी तो केवल अवध की परंपरा और कहीं के हैं, लेकिन ये जो अवध है, इस अवध को वो ट्रेस करते हैं राम के वक्त से लेकर के और वाजिद अली शाह तक। और वो ये कहते हैं कि वाजिद अली शाह के वक्त का अवध अवध नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। यानी हम संस्कृति के नाम पर जिस चीज को वो लाना चाहते हैं आपके सामने, वो राम के जमाने की नहीं है। राम के जमाने से लेके अवध और वाजिद अली शाह के वक्त तक आते हुए जो पूरे चेंजेस आए हैं, वो सब अवध की संस्कृति का हिस्सा है, भारत की संस्कृति का हिस्सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये की है जो हमको बहुत सारी चीजों को समझने की दृष्टि देती है। ये काम इस तौर पर ऐसा पहला नहीं, इससे पहले के जो काम है उनमें हर्षचरित पर बहुत अच्छा काम है। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ये उस समय में एक परंपरा चल रही है, राही उसमें से जोड़ते हैं और राही ला करके जोड़ना चाहते हैं। ये तो 19वीं शताब्दी में छपी, इसमें होशरुबा, उसके कहने वाले 19वीं शताब्दी में थे और उससे पहले पूरी परंपरा थी। उन्होंने ये भी बताया है कि वो इस परंपरा में किन किन लोगों का जिक्र दास्तान में मिल जाता है, वो उन सबको शामिल करते हैं और संस्कृति को एक सतत गतिशील और प्रेजेंट वाली चीज बनाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें सीख लेना चाहिए। राही मासूम दशा की भाषा पूरी ऐसी है, जिसके बारे में कुछ बात हो भी चुकी है, लेकिन ये कि ये जो किताबें, जो एक थीसिस है, आमतौर पर थीसिस बड़ी अपठनीय होती है, और ये किताब ऐसी है, ये जिस वक्त छप करके मेरे पास आई थी तो मैं अगले 3 दिन में इसको पढ़ चुका था। ये मेरी खूबी नहीं है, इस किताब की खूबी है कि पढ़वा रही थी।
और इस किताब की खूबी में राही की भाषा की जो खूबी है वो है ही, ये इसके अनुवादक की भी खूबी है कि उसने राही को उतना जिंदा रखा है इसमें कि ये किताब जो एक मुहक्किक का काम है उसको एक रचनाकार का काम बना देती है। इस तौर पर सीमा सगीर साहिबा ने, जिन्होंने बहुत मेहनत इसमें की, आपको जो बात नहीं आई है सिर्फ मैं वही कहूँगा, वो पटना खुदाबख्श लाइब्रेरी और दूसरी जगहों पर भी गई और उन्होंने इस दास्तान को पूरा पढ़ा, जबकि उनको सिर्फ इस किताब का अनुवाद करना था। काम करने के ये भी तरीके होते हैं। 10,000 सफ़ों की तो सिर्फ तिलिस्म और शुबा है, 10,000 वर्ड्स, और अमीर हमजा 50,000 पेजों में फैली हुई है। इनको इस पर थीसिस तो लिखनी थी राही को, उन्होंने पढ़ी होगी, लेकिन जिसे उस थीसिस का सिर्फ अनुवाद करना था उसने उन 10,000 सफ़ों को जाकर के पटना में बैठ करके पढ़ा। बहुत अच्छा काम सीमा ने किया है। ये आज वो नहीं है, उस काम को हम एप्रिशिएट आज कर सकते हैं। मुझे तो खास तौर से और ज़्यादा वो होता है क्योंकि मेरा उनका एक रिश्ता और अलग था। वो जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी तो उन्होंने ब्रिज कोर्स किया था और उस वक्त उनका हिंदी का अध्यापक मैं ही था। तो राही मासूम रज़ा और सीमा सगीर के इस प्रयास को, जिसको लाने में हमारे उस्ताद के.पी. सिंह साहब का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि राही ने एक थीसिस उनके पास ही छोड़ दी थी बॉम्बे जाते वक्त, और वो ये चाहते थे कि इस वक्त में, क्योंकि ये वक्त 89 से शुरू हो चुका था जो आज दौर हम देख रहे हैं जिसका भी, उस वक्त में उनको लगा कि इसका छपना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सगीर साहब को और सीमा साहिबा को बुलाया, कहा कि इस काम को आप लोग करें। वो लगातार इस बारे में चिंतित रहे कि होता रहे, फिर भी उस काम में करने में मेहनत पूरी थी। 9 साल का अथक परिश्रम इसमें शामिल है जब ये किताब अनुवाद हुई है, अनुवाद में। तो ऐसे बड़े काम को करने की इसमें आज सीमा नहीं है, मैं सगीर साहब से ही शेयर कर सकता हूँ। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। शुक्रिया।